एक व्यक्ति से हमें संघ नहीं चला। ललित, आप बताएंगे संघ प्रमुख रहा हो कभी तो कोई महिला कभी इससे विद्वान इस पद पे गई हो? नहीं गई है जी। क्यों? जो ये जमीन जायदाद और चुनाव प्रक्रिया के ऊपर ये मतभेद हो गया, आर्य समाज को पीछे धकेला। राष्ट्रवाद, राष्ट्र एक भूभाग नहीं है। चैनल आज एक नई परिचर्चा के साथ हमारे साथ हैं आर्य वैद्य रामकिशन जी। परिचय के मोहताज नहीं है। किसी भी संगठन की शक्ति के लिए उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। आज भाजपा जिस स्थिति से आज लगभग 80% भारत के भूभाग पर राज कर रही है, उसके पीछे एक लंबा चौड़ा 1925 से इतिहास है। कैसे आरएसएस की स्थापना होती है, संघ कैसे कार्य करता है, कैसे उनका चयन होता है और कैसे ये प्रक्रिया है, और कैसे जब कोई सर्वोच्च पद पे बीजेपी पे होता है उसको तुरंत एक आदेश पे वापस ले लिया जाता है और रातों रात भी मंत्रालय बदल दिए जाते हैं, लेकिन कहीं किसी को उसमें रिग्रेट करने की या प्रतिक्रिया नहीं आती जैसे कि और संगठनों में आती है। शायद यही वजह है कि 3.5 लाख आज संघ प्रचारक देश के विभिन्न हिस्सों में कार्य में लगे हुए हैं और 3000 के करीब उनके प्रचारक जो विदेशों तक उनका नेटवर्क फैला है, उनके बारे में। आर्य जी नमस्कार आपको। नमस्ते जी। ये संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 में जी। तो उसके बाद कौन कौन थे जिन्होंने पद लिया? उसमें सबसे पहले थे डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार, और वो कांग्रेस से, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनके मन में विचार आया कि हमको स्वतंत्रता तो मिल जाएगी, परंतु वो स्थिर रहेगी या नहीं। वो जैसे हमारा हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश है, तो हिंदू संगठित नहीं होगा तो राजनीति भी कैसे चलेगी। तो डॉक्टर जी ने ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में की और उसी में से स्वयं सेवक बनाए, खेल के द्वारा, बौद्धिक क्रिया के द्वारा और एक संगठित मानदंड के आधार पर संगठन को मजबूत बनाने के लिए शुरू से ही प्रचारकों की प्रक्रिया रही। तो उसमें आद्य सरसंघ चालक 1925 में डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार बने, सर्वसम्मति से। कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं है। पेशे से MBBS थे, परंतु अपना कारोबार नहीं किया, राष्ट्र के लिए और हिंदू के लिए अपना जीवन जिया। फिर 1925 से 1940 तक सरसंघ चालक रहे। 1940 में एक बहुत बड़े विद्वान गुरु जी के नाम से जानते हैं सभी, वो थे गोलवलकर जी, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, और बड़े विद्वान थे। पुस्तकें भी आई। हाँ जी, प्रोफेसर थे। 1940 से 1973 तक सरसंघ चालक रहे। 1973 में महाराष्ट्र से थे ये बाला साहब देवरस, दत्तात्रेय देवरस। तो 1973 में उनको वो सरसंघ चालक प्रतिनिधि सभा से क्या डॉक्टर वो गुरुजी ने उनको मनोनीत कर दिया। उससे बाद वो रहे जी 1990 तक सरसंघ चालक रहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के। और प्रतिनिधि सभा की बैठकें, प्रचारकों की बैठकें, प्रचारकों का विभाग अलग है। जैसे 3000 से ऊपर देश में विदेश में प्रचारक, अन्य जितने भी संगठन बनाए हैं उनमें सभी में प्रचारक ही काम कर रहे हैं। अविवाहित होते हैं। अविवाहित होते हैं जी। जैसे किसान संघ और मजदूर संघ की स्थापना पूजनीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने की थी, वो भी प्रचारक थे। जैसे बाबूराव देवरस, बाला साहब देवरस जी के भाई थे, उन्होंने विद्या भारती की स्थापना की थी। जैसे अशोक सिंघल सरीखे जो व्यक्ति थे, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद में काम किया। और इस ढंग से 1973 से 1990 तक बाला साहब देवरस सरसंघ चालक रहे। 1990 में ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी उर्फ रज्जू भैया विज्ञान के प्रोफेसर थे और उनको बना दिया 1990 में। 1990 से 2000 तक सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी रहे। फिर उन्होंने घोषित कर दिया, ये थे सुदर्शन जी, कुपसी सुदर्शन,
कुप्पा अली सीतारमैया सुदर्शन, उस नाम से दक्षिण के थे। पहले वो बौद्धिक प्रमुख थे और 2000 से 2009 तक सरसंघ चालक रहे। 2009 में अपने स्वयं ही अपना पद छोड़ दिया और 2009 से अब वर्तमान में ये जो डॉक्टर मोहन राव भागवत जी हैं वो सरसंघ चालक का वो दायित्व वो निभा रहे हैं। तो इसमें जितने भी संगठन हैं प्रतिनिधि सभा में तय होता है, न कोई चुनावी प्रक्रिया है, न कोई नाम की रसीद है, हाँ जी मनोनीत होते हैं। व्यक्तिगत जान पहचान होती है संघ के स्वयंसेवकों की, न कहीं चंदा की प्रक्रिया है। वर्ष में एक बार गुरु दक्षिणा होती है। एक बार बिरला ने कहा था कि ये गुरु दक्षिणा लोगों से क्यों लेते हो, मैं इतनी दे दूंगा कि 1 वर्ष का जो वो खर्चा है वो चल जाएगा। जब संघ ने कहा था कि एक व्यक्ति से हमें संघ नहीं चलाना चाहते, हर व्यक्ति का सहयोग, पैसे का भी अपने आप का और ये अपना विचार भी और शरीर भी, तब संघ चलता है। जो संघ की शाखाएं लगती हैं उनमें नित्य प्रति लाखों स्वयंसेवक जाते हैं। इनकी कितनी शाखाएं हैं? इनकी शाखा लाखों में है। जैसे 3 लाख संघ हो गया, किसान संघ, वो अलग अलग ये है कि ये संगठन है ये अलग बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक जननी के आधार पर जो माँ है इन सभी संगठनों, उसमें भारतीय जनता पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद है और भारतीय किसान संघ है, भारतीय मजदूर संघ है, विद्या भारती है, वनवासी कल्याण आश्रम है, बजरंग दल है, हिंदू मंच है और ये अन्य जैसे भारतीय विकास परिषद है और स्वदेशी जागरण मंच है। इसमें ये अनेकों संगठन 38 संगठन कार्य कर रहे हैं। सेवा भारती है जो ये दलित बस्तियां हैं इनमें सेवा के कार्य जो करते हैं, उनमें भी प्रमुख संघ के स्वयंसेवक प्रचारक ही होते हैं। तो बात ये है जी कि ये इतना बड़ा संगठन है। अल्पसंख्यक के लिए भी तो प्रकोष्ठ है। अल्पसंख्यक के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है जी, परंतु समस्या ये है अल्पसंख्यकों को हम देंगे तो वो कहते हैं कि हिंदू का नाम मत लो। क्यों नहीं ले? जब मुस्लिम राष्ट्र इन्होंने पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया तो हिंदू राष्ट्र तो तभी घोषित हो जाना चाहिए था भारत को, परंतु ये राजनीति के जो है गांधी नेहरू इनके आधार पर मुस्लिम भी यही रख दिए और भूमि भी ज्यादा दे दी और उसमें फिर ये हिंदू राष्ट्र की तो कल्पनाएं दूर हो गई। लेकिन जो आपका संविधान बना उसमें सेक्युलर सिस्टम लागू किया गया, धर्मनिरपेक्ष के आधार पर। हिंदू महासभा 1945 तक सक्रिय भी थी और देश के आंदोलन में अल्पसंख्यक का भी कुर्बानियाँ थी, मुस्लिम की भी कुर्बानी थी। जितने भी आपने नाम गिनाए हैं ये ज्यादातर या तो जैन या जैसे वैश्य इस वर्ग से आते हैं। कोई दलित आप बताएंगे संघ प्रमुख रहा हो कभी? देखो जी एक बात और है, दलितों की बात संघ प्रमुख की बात है अलग। वो क्यों कि देहात में इसका प्रभाव नहीं था, शहरों में था। और शहरों में जो जैसे आप कह रहे हैं वैसे समाज महिला रही उस संघ की प्रधान। देखो जी राष्ट्रीय सेविका समिति है उसमें उनका अलग है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, राष्ट्रीय सेविका समिति है। जैसे भागवत जी रहे हैं, रज्जू रहे हैं, इस तरह से कोई जैसे गुरु जी आपने बताया तो कोई महिला कभी इससे विद्वान इस पद पे गई हो? नहीं गई है। क्यों? उनका ये रिस्ट्रिक्शन क्यों है? दलितों पे भी महिलाओं से भी उनकी इतनी सक्रियता नहीं थी। ये भी एक बात देखो, कोई उसमें सक्रिय नहीं हो गए काम में तो उसको आगे कौन लाएगा? कैसे आएगा? अपने गुण धर्म के आधार पर आगे आएगा। तो महिलाएं चलाती हैं, वो प्राध्यापक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वो निर्माण में भी हैं, जीवन चक्र में भी हैं। तो क्या उनमें से कोई भी विद्वान को सोच नहीं की? वो तो मान लिया, परंतु इसमें कार्य पद्धति ढंग की है जी। महिला इसमें कामयाब ये कम होती है और इसमें ये नहीं है कि एक ये लिंग भेद है ना, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बराबर मानते हैं। ये भी इसमें ये है, ये इनकी भी अलग ब्रिगेड बना रखी है महिलाओं की। राजनीति में भी इनके दायित्व हैं और दूसरे सेवा कार्यों में भी दायित्व हैं। सेवा भारती में जितना दायित्व महिलाओं का पुरुषों का इतना नहीं है। कोई ऐसा संगठन है देश में जो संघ की तरफ परिपक्व किया 1925 से 2021 तक
जो इस गति से बढ़ा हो या इस गति से जी में स्वयं सेवक आए हूँ अपना सब कुछ त्याग करके कोई संगठन है भारत में? देखो जी, जितनी जानकारी है, मैं भी आरएसएस से संबंधित हूँ। संघ शिक्षण द्वितीय वर्ष किया है और इमरजेंसी में जेल में थे, वहाँ प्रचारकों से भी परिचय हुआ और दिल्ली के बौद्धिक प्रमुख थे कृष्ण चंद्र जी, उनसे भी हुआ। उनमें कहीं कोई कमी नहीं दिखती। फिर इस ढंग से त्याग करने वाला दूसरे संगठन में कोई व्यक्ति नहीं है। स्वार्थ और पद, ये दोनों चीज व्यक्ति को नीचे गिरा देती हैं। और संघ में न तो इतना स्वार्थ है मैं किसी पद पर जाऊं। किस हिंदू की कल्पना करते हैं हिंदू राष्ट्र की जिसमें जाति विहीन समाज हो या मतलब वर्ग विभाजन न हो? जैसे हिंदू में भी कहीं आपने उपजातियों में बट गए, तो कौन सी हिंदुत्व की कल्पना करते हैं? देखो जी, एक बात है, हिंदू और मुसलमान की यदि मोटी परिभाषा जाननी हो, हिंदू कौन है, दो बातों से पता चलता है। हिंदू का तो विवाह होता है और मुसलमान का निकाह होता है। निकाह करेगा तो समझ लो कि मुसलमान है। हिंदू का दाह संस्कार होता है मृत्यु के बाद, उनका वो जो दफनाना है, गाड़ना है भूमि में, उनके विचार अलग हैं, उनका ये होता है। तो मतभेद तो भाषा, भोजन, विचार, इस और जो अपनी शिक्षा है, उनका है एक सीमित दायरा कि जो हम कहते हैं, जो ऐसे हम करते हैं वैसे चले, ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। जैसे किसी ने लोहार के घर में जन्म ले लिया, किसी बढ़ई के घर में जन्म ले लिया, तो जन्म से तो उसकी जाति, उसके जन्म से उसके हाथ में तो कोई वस्तु की बात नहीं थी, तो जन्म से उसको पता लगा तेरे किस घर में जन्म हुआ है। लेकिन सभी जब उस हिंदुत्व का पार्ट है तो उनकी भागीदारिता क्यों नहीं दिखाई दी? एक बात और है जी, हिंदू में जैसे मनु महाराज थे, मनु स्मृति बना दी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वो थे जो विद्वान थे, वेदों की विद्या थी और हवन यज्ञ पढ़ना पढ़ाना। उन्होंने एक जाति तक क्यों सीमित रखी कि ब्राह्मण का बच्चा ही वेद शिक्षा लेगा? देखो जी, आप किसी उसमें दरिद्र का नहीं लेगा, दलित का नहीं लेगा। इसी चीज को आधार बना के अम्बेडकर ने उस मनुवाद को भी कोसा, बराबर के सबको अवसर दिए, राजनीति में रिजर्वेशन भी आया, उनको बराबर अवसर के लिए समान विचारधारा में भी रखा गया। आज कहीं न कहीं मुख्य स्ट्रीम में सब उभर गए। ये बात आपकी मान ली, परंतु जो मनु स्मृति में है कि ब्राह्मण विद्या देगा, विद्या अध्ययन करेगा, हवन यज्ञ करेगा, करवाएगा, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ये जाति प्रथा बनी। क्षत्रिय वही होता है जिसमें जो पुरुष हो, पुरुष में पौरुष हो और पौरुष से पुरुषार्थ करे, तो वही क्षत्रिय है। वैसे बात से सहमत हो गए। हाँ जी, अगर मनुवाद को आज लागू कर दिया जाए तो सभी बच्चे तो शिक्षा भी नहीं ले सकते, सभी बच्चे मंदिर में ही प्रवेश नहीं कर सकते, आर्य समाज में सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। आपकी बात मान ली, परंतु ये कुछ लोगों ने, स्वार्थियों ने, राजनीति वालों ने ये बात भर रखी है कि नीची जाति का या निम्न वर्ग का कोई विद्या अध्ययन नहीं कर सकता। बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जो निम्न वर्ग से बता रहे हैं। एकलव्य को बाहर शिक्षा लेनी पड़ी, आश्रम से बाहर चुपचाप। कईयों को जैसे आपने इतिहास में जो एग्जाम्पल हैं, वो बेचारे आश्रमों के पास भी नहीं गए। और आप आर्य समाज से भी आते हैं, आर्य समाज में कोई जाति व्यवस्था नहीं है, सभी को मतलब आर्य श्रेष्ठ जीवन की तरफ बढ़ाने के लिए पूरा उनका इंसाइक्लोपीडिया है, वेद हैं, ग्रंथ हैं। और ऋषि का एक तप था कि 1875 में स्थापना हुई। तो इतना बढ़िया जिसमें कोई जाति नहीं, पूरा राष्ट्रवाद भी, सारी चीजें। आज आर्य समाज को कहाँ देखते हैं आप? देखो जी, विद्वान भी बहुत हुए, त्यागी तपस्वी भी हुए और समाज के कार्य में भी हुए, और विद्या जैसे ये विद्यालय उनकी भी स्थापना की और अच्छे ढंग से कार्य किया। परंतु मुझको जहाँ तक लगता है, जो ये जमीन जायदाद और चुनाव प्रक्रिया के ऊपर ये मतभेद हो गया कि चुनाव प्रक्रिया हुई, उसमें दोनों तरफ से प्रधान के लिए, ये हरियाणा प्रतिनिधि सभा के लिए या सार्वजनिक प्रतिनिधि सभा के लिए, ये चुनाव प्रक्रिया में उलझ करेंगे। मतलब उसमें जाते चुनाव शब्द ने हमारी समाज के संगठनात्मक ढांचे को बिल्कुल उसमें ये नहीं रहा कि एक व्यक्ति विद्वान है
त्यागी है, तपस्वी है। जो बात वो कहते हैं उनको मान ले, नहीं जैसे मैं कहूँगा ऐसे होगा। ये हठ धर्मिता और ये अहम कि मैं ही जो कुछ हूँ वही बड़ा हूँ, तो इसने आर्य समाज को पीछे धकेला है। इसमें न तो चुनाव प्रक्रिया है, जो प्रतिनिधि सभा तो मैं नहीं, हम पे बात हम पे है जी। और मुख्य बात अपना राष्ट्र उन्नति को, और परम वही भवन ने उत्तम ये तत्सौराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वृक्षम की परम वैभव पर ऊपर राष्ट्र को पहुंचाने के लिए मैं इस भारत माता के लिए कटिबद्ध हूँ। तो ये ध्येय मंत्र ये है स्वयं से शुरुआत। हाँ, ये जो प्रार्थना है इसमें ये एक पंक्ति ऐसी है कि इसमें न अहम है न घमंड है, और अपने राष्ट्र और देश के लिए जो भी हम करते हैं वैभव पर, परम वैभव पर अपने राष्ट्र को पहुंचाने के लिए एक ये लगन से लगे हुए हैं। इनमें कभी कभी किसी में हीन भावना भी आ जाती है साधारण व्यक्ति में। जो प्रचारक होंगे उनको बिल्कुल ऐसे जांच के परख के प्रचारक बनाया जाता है। इनका प्रेरणा ग्रंथ कौन सा होता है संघ RSS का? प्रेरणा ग्रंथ तो कुछ नहीं है जी, शाखा है। शाखा पर जाओ, व्यक्तिगत एजेंडा जैसे अपने सत्यार्थ प्रकाश वेद है वो मूल आर्य समाज, ऐसे कुछ नहीं है जी। ये अलग अलग से ग्रंथ होते रहते हैं। वो तो एक ऋषि थे, उन्होंने तो बना दिया जैसे अपने। तो इनमें क्या कंसेप्ट बदलता रहता है? इनका ये है जी, मुख्य बात ये है कोई किसी बात को मानो, पुराण को मानो, गीता को मानो, वेद को मानो, शास्त्र को मानो, तो इनकी ये है। परंतु हिंदू संगठन के लिए हो, मैं वेद का विरोध करते हैं, किसी का विरोध। आपने इनके नारा बताया कि जिन नारों से आप सहमत हैं, वो 3 नारे कौन से हैं जिससे आपका संविधान भी एक तरफ हाशिए पे रखा दिखाई देता है? कौन से नारे हैं 3 जिन पे आप आपत्तियां बताते हैं जो संघ में सुधार करने चाहिए? वो इतना हिंदू राष्ट्र जैसे जो हाँ, कौन से नारे हैं? उनका नहीं पता जी। और वो नारे न शाखाओं पे, न कहीं बैठकों में, न हिंदू राष्ट्र होना बस चाहिए। ये 2 बात है। हिंदू राष्ट्र के लिए केवल संगठन, और संगठन जब होगा जब हम शाखा पर जाएंगे। और मैं आपसे एक प्रश्न है मेरा आपसे, आपने राष्ट्रवाद शब्द कहा, बहुत अच्छी बात है। हर नागरिक को सम्मान करना चाहिए, चाहे वो अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, किसी जाति वर्ग से। लेकिन जब राष्ट्रवाद राजनीति का हिस्सा बन जाए, उसके सेना को राष्ट्रवाद को उपयोग करके लोकसभा में वापसी की जाए और दिल्ली की गद्दी हासिल की जाए, तो वो उस राष्ट्रवाद का अपमान नहीं है? देखो जी, राष्ट्रवाद की परिभाषा कुछ है और प्रयोग कुछ करते हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्र एक भूभाग नहीं है। ये तो कथनी करने का फर्क, ये कथनी करने का ये है, जो संघ में कथनी है वही करनी है इसमें। लेकिन बीजेपी जो चरित्र दे रही है राष्ट्रवाद को कैसे करती है, सेना का भी उपयोग करती है, और जब चुनाव के टाइम पे है कहीं न कहीं सीमा पे विवाद करके उसी को कैसे भी किया। देखो जी, वो राजनीति का काम है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मूल प्रक्रिया में राजनीति में शामिल नहीं है। तो एक दूसरे की जिम्मेदारी वो ऐसे है जैसे सभी संगठनों की कई पुत्र हों, लड़के हों, लड़कियां हों, जैसे उनकी माता होती है। लेकिन जितने भी बच्चे निकल के आए हैं बीजेपी के उस संघ से ही निकल के आए हैं। बिल्कुल जी। और जो जिम्मेदारी लेने का समय होता है, जब फेलियर होते हैं पॉलिटिक्स के, तब संघ कहते हैं हमारा इसमें कोई दखल नहीं है। जबकि अभी आपने किसानों ने जब घेराव कर रखा है संसद का, अभी भागवत जी का बयान आता है कि जो नागरिकता कानून है वो किसी वर्ग के लिए नहीं था। एक स्टेटमेंट उनकी पहले आती है जब वो प्रदर्शन चल जाता है, अब स्टेटमेंट आती है कि भाई अल्पसंख्यकों को इस तरह से अपनी संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए, ये इसलिए आया है। तो इस तरह के 2 विरोधाभास देखो जी बयान उनके। हाँ सुनो, विरोधाभास लोगों का विचार है लगाने का, नहीं तो समान नागरिक संहिता की बात है। हमारे 2 बच्चे हैं तो उनमें भी 2 होना चाहिए, और हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो उनमें भी होना चाहिए। वो मत अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से कर रहे हैं। ऐसे तो सिख भी नारा लगाते हैं वो कि राज करेगा खालसा, वो भी अपने संप्रदाय को भारत से बाहर कनाडा तक, इंग्लैंड तक फैलाने के लिए। देखो जी, ये जो 1947 में गलती हुई, 2 राष्ट्र 2 देश बन गए, एक देश के। अब खालसा का प्रचार है, सुनो उसका ही बताऊंगा। जैसे वो बन गए,
पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्ट्र बन गया और भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना। क्यों इसमें मुसलमान रख लिए? मुसलमानों को वहीं जाना चाहिए था। पहली गलती राजनीति वालों की। तो ये दूसरी सुनो, तो ये जब संविधान बना, जब आप तक क्यों नहीं रही संघर्ष? जब तो ये था कि भाई एक बार ये हो गया व्यवस्था के, वो फिर कैसे करते राजनीति में जो लोग जिस डॉक्यूमेंट से देश गवर्न होता है उसको संविधान कहते हैं। उसी संविधान से अगर इतनी मनाही है कि इसमें हिंदू राष्ट्र की जगह होनी चाहिए थी, जब गाय को राष्ट्रीय वो दिया गया दर्जा, उस पर भी आप खड़ा नहीं हुआ सदन में, वो बात पर पीछे हट गई। आज उसी के कई प्रधानमंत्री देश में मिले, अटल बिहारी मिले, जिसको संघ वालों ने कहा ये तो मुखौटा है हमारे, और उसके बाद आज नरेंद्र मोदी भी आया, तो उसी राजनीति को जीतते भी हैं और उसी जो संविधान की मूल भावना सेक्युलर, उसको अपमान करते हुए भी कहा जाता है कि हिंदू ही राष्ट्र हो, जबकि धर्मनिरपेक्ष हमारा देखो जी एक बात और है, जब से धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा आई है इसने बहुत नुकसान कराया। धर्म सापेक्ष राष्ट्र होना चाहिए कि धर्म को कुछ तो मानने का, धर्म पे होगा तो फिर वो अपना उसका नियम कानून वो भी ठीक होगा। सुनो दूसरी बात ये कि ये धर्मनिरपेक्षता ऐसी है कि एक तो राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्रघाती है, उसकी भी वोट का अधिकार उतना है। एक देशभक्त है उसकी भी वोट का अधिकार इतना है। तो ऐसे जो राष्ट्रघाती हैं उनकी वोट का अधिकार निरस्त कर देना चाहिए। तो ये कैसी धर्मनिरपेक्षता जो देश को हानि पहुंचाए वो भी उसी खाने में, और जो राष्ट्र भगत हो वो भी उसी पंक्ति में। तो ये नहीं होना चाहिए। ये इसको राजनीति से सामाजिक राजनीति में बदलाव जब होगा ना धीरे धीरे जी ढंग से होगा, वैसे ना हो। दूसरी बात ये जो खालिस्तान की बात है, सरदार पटेल जब गृह मंत्री थे तो पंजाब विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह था, उसमें बुला लिया गृह मंत्री को। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आप, शेयर भी करते जाइए, लाइक भी करते जाइए। तो उसमें बुला लिए, तो जो खालिस्तान के समर्थक थे वो बोले जी हमारी एक मांग है। बोलो क्या है? बोले जी हमको खालिस्तान देश अलग चाहिए। बोले भाई ठीक है आपकी बात हम मान लेंगे, परंतु एक बात है क्या कि जितने सिख हैं भारत में, जो खालिस्तान आपका देश बनेगा, पंजाब को बना लो जैसे भी हो, तो और भारत में एक भी सिख नहीं रहना चाहिए, सबको यहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने उस मांग को अस्वीकार कर दिया। यही मांग यदि जवाब में थे बिल्कुल सही उपाय से जवाब दे दिया उसको। हाँ जवाब दे दिया, उनके पास उसका उत्तर नहीं मिला। तो ऐसे ही 1947 में भी हीन राजनीति के चक्कर में ना पड़ के इसी सिद्धांत को लागू करते कि भाई मुसलमान यहाँ नहीं रहेगा, पाकिस्तान बन गया और मुसलमान के नाम पर बना तो सभी मुसलमान पाकिस्तान में जाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाता है। आपने बहुत कुछ जाना, आपका धन्यवाद। आपने सबसे संगठनात्मक ढांचा भी इनका बताया, संघ का कैसे होता है, आरएसएस कैसे काम करता है, फिर ये राजनीति का सहारा लेके बदलाव क्यों कर रहे हैं। सामाजिक रूप से संगठनात्मक ढांचा है जो, उसको समाज के स्तर पे लाके तो परिवर्तन कर सकते हैं। देखो जी समाज के स्तर पर कितने संविधान के साथ भी छेड़छाड़ना और परिवर्तन भी हो जाएगा। आपकी बात ठीक है, परंतु आरएसएस के माध्यम से 38 संगठन हैं, वो इस समाज में कार्य कर रहे हैं। उसी 38 संगठन में भारतीय जनता पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी में सलाह विचार जब ये बुलाते हैं तभी अपना विचार बताते हैं, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है, संघ का उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है। रातों रात बुला लिया गया, किसी भी मंत्री को रातों रात वापिस लिया जाता है, संघ की पकड़ तो है ना बीजेपी की रात। एक बात और है जी, इस बात का न हमको पता है न और किसी को, वो तो राजनीति वाले तो उनको क्यों बुलाया, रातों रात सीएम बदल दिए जाते हैं, वो तो बात मान ली, परंतु वो राजनीति के कारण है। राजनीति भारतीय जनता पार्टी भी परिपक्व पार्टी राजनीति का है। आपने देखा हो किरण बेदी को बदला गया, कई जगह सीएम बदले गए, सिर्फ इसलिए बदले गए कि मंदिर के जो कुछ संचालक थे उनका उन्होंने उस पर कुछ आदेश या उनमें कुछ रुकावट पैदा की, उन्होंने तुरंत वहाँ का राज्यपाल बदल दिया, सीएम बदल दिया। तो जब ये सीधा सत्ता पे इतना नियंत्रण रखते हैं तो उससे वो निष्पक्ष कैसे होते हैं? एक बात और है जी, निष्पक्षता हर एक जगह नहीं चलती, राजनीति में बिल्कुल नहीं चलती। अगर जो ऐसे होता तो आचार्य चाणक्य
चंद्रगुप्त को कैसे ले देते बिना राजनीतिक व्यक्ति न कोई राजघराना था और एक विद्वान व्यक्ति ने सन्यासी ने एक दूसरे राजाओं की टक्कर में जाकर खड़ा कर दिया। ये नीतियां होती हैं जी, ये राजनीति की नीतियां हैं। तो ये था वैद्य जी से छोटा सा ये पृष्ठभूमि इन्होंने बताई कि राजनीति में कुछ सिद्धांत कुछ फिक्स नहीं होता। एक विधवा के पुत्र को एक सन्यासी की तरह से उसका उन्होंने चंद्रगुप्त बनाया और इस तरह से एक साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया। तो इसी तरह से भाजपा और संघ का ये अंतरंग और ये जो साक्षरता इन्होंने बताई, इसको समझने की जरूरत है। यदि इनकी नीति कोई देश को नुकसान करती है तो किसी भी राजनीतिक विकल्प को खड़ा होना होगा, तो उसके पीछे संगठनात्मक ढांचा इसी कदर मजबूत होना चाहिए। इसी तरह उनका हर डिवीजन में उनकी पकड़ होनी चाहिए। अगर किसी को आपको हराना है तो उसकी ग्राउंड रियलिटी पे आपको खुद को चेक करना पड़ेगा कि आज उस स्थिति में कांग्रेस है या कोई तीसरा विकल्प, जो चाहे किसान राजनीति से कुछ लोग निकालने की सोच रहे हैं या जो और दल हैं, उनको सबक लेना चाहिए। ये थोड़ा सा टिपिकल इशू था। इसमें जो भी आप सवाल करना चाहें वैद्य जी से अपने कमेंट्स बॉक्स में डाल दें। सभ्य कमेंट्स हो, आप इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपनी राय जरूर दें। जय किसान।